फिल्म एक यात्री विमान 42 में शुरू होती है जो डलास से लंदन के लिए उड़ान भर रहा है। पायलट विलियम स्ट्रॉन्ग उड़ान के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि उन्हें लगभग 7 घंटे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए। उनका यह भी बताता है कि मौसम ठीक और यह कि उन्हें रास्ते में किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ को पायलट डेनियल प्रेंटिस भी हैं जिसके साथ उन्होंने एक साथ कई उड़ानें भरी हैं। अचानक एक अजीब चीज होती है। कॉकपिट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स टिमटिमाना शुरू करने लगते हैं और यह उन्हें मदद के लिए कॉल को संकेत देता है, पर जमीन पर कंट्रोल उसे विश्वास दिलाता है कि उन्हें कोई मैकेनिकल समस्या नहीं है। आगे आसमान साफ है। इससे पायलटों को राहत तो मिलती है, लेकिन जब वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा है। शॉक्ड सीपीटी स्ट्रॉन्ग तुरंत फिर से ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करता है। सीपीटी यात्रियों से अपनी सीटों पर बैठे रहने को कहता है और तूफान से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। को पायलट डेनियल इससे सहमत नहीं होता, लेकिन कप्तान उसे बताता है कि यही एकमात्र तरीका है। इसके बाद वे दोनों भारी टर्बुलेंस का सामना करते हैं। सारे यात्री डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ देर के बाद विमान तूफान से गुजर जाता है और साफ आसमान में प्रवेश करता है। यात्री जहां राहत की सांस लेते हैं, वहीं आसमान को पूरी तरह साफ से देखकर पायलट दंग रह जाते हैं। बाहर अंधेरा होता है, मानो रात हो गई हो। साथ ही प्लेन के अंदर के सारे सिग्नल भी कट गए हैं और केवल रडार काम कर रहा है और ग्राउंड कंट्रोल से भी कांटेक्ट नहीं है। इसके बावजूद वे मानते हैं कि यह सिर्फ तूफान की वजह से एक खराबी है और आगे बढ़ना जारी रखते हैं। हालांकि पर अगले 30 मिनट तक उन्हें अपने रडार में एक भी विमान नहीं दिखता तो उन्हें शक होने लगता है। सीपीटी प्लेन को लूप में उड़ाने का फैसला करता है। आसपास किसी प्लेन को ढूंढने के लिए ऐसा करने से पहले वह एक फ्लाइट अटेंडेंट कैमरून को बुलाता है और उसे अपनी सीटों पर सभी को बैठाने के लिए कहता है क्योंकि वे नीचे जाने वाले हैं। अगले सीन में पायलट अपनी प्लान के अनुसार नीचे उतरने लगते हैं और तभी वे उनके रडार में कुछ देखते हैं। सबसे पहले कप्तान खुश हो जाता है, लेकिन जब डेनियल उसे बताता है कि यह कोई नॉर्मल विमान नहीं है, वह डरने लगता है। तभी वे बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान देखते हैं एक शहर पर बमबारी करते हुए, जो एक युद्ध प्रतीत होता है। सभी यात्री घबरा जाते हैं, पर फ्लाइट अटेंडेंट ने जल्दी से उन्हें शांत कर दिया, यह कहते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच कॉकपिट के अंदर पायलट भी उतने ही दंग रह गए और वे सिचुएशन की जांच करते हैं। सिचुएशन को तभी लड़ाकू विमानों का एक झुंड उनका चक्कर लगाने लगता है। जैसे ही उन पर हमला होने वाला होता है, वे फायरिंग लाइन से दूर जाने के लिए अपने रडार का उपयोग करते हैं और फिर वो आकाश में ऊपर चले जाते हैं। इससे कुछ समय के लिए खतरा टल जाता है, लेकिन यात्रियों को इसकी चिंता सताने लगती है। उनमें से कुछ कैमरन से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें बताया जाए, लेकिन वह शांति से उन्हें समझती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। इस दौरान C.P.T ग्राउंड कंट्रोल पर किसी से कॉन्टेक्ट करने में विफल रहता है और उसे करंट सिचुएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वह एक बार फिर नीचे उतरने का डिसाइड करता है। प्लान आसपास का ऑब्जर्वेशन करने और सही स्थान का पता लगाने का है कि वो कहाँ है। डेनियल तुरंत मना करता है क्योंकि वह नीचे आने वाले खतरे को जानता है। हालांकि जब कप्तान बताता है कि वे जल्द ही फ्यूल के बिना हो जाएंगे, तब वो मान जाता है। इस बीच दो यात्रियों इतिहासकार डेल और बेनेट स्थिति को अजीब पाते हैं और वो कप्तान को इसके बारे में इन्फॉर्म करने का डिसाइड करते हैं। वे फिर कॉकपिट के अंदर घुस जाते हैं और सीपीटी को बताते हैं कि वो लड़ाकू विमान 1945 के बाद से नहीं बने हैं। रियल में वो लुफ्टवाफे हैं जो नाजियों द्वारा बनाए जाते थे। यह सुनकर C.P.T स्ट्रॉन्ग गुस्सा हो जाता है और वह कैमरून को उन्हें बाहर एस्कॉर्ट करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो कॉकपिट से बाहर निकल दिए जाते हैं, बेनेट उसे बताता है कि उन्होंने किसी तरह टाइम ट्रैवल किया है वापस 1940 में। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच हिस्टोरियंस को यह भी पता चलता है कि विमान ने सभी सिग्नल खो दिए हैं और इस वजह से C.P.T उन्हें अपनी कहानी समझाने के लिए 30 सेकंड का समय और देता है। इसके बाद उन लोगों ने खुलासा किया कि विमान किसी भी सिग्नल को पकड़ने में विफल हो रहा है क्योंकि 1940 में वेस्टर्न फ्रंट में कोई रेडियो टावर नहीं थे। वे यह भी बताते हैं कि विमान अभी अभी सेंट अजेयर की बमबारी के ऊपर से उड़कर निकला है, जो फ्रांस के वेस्टर्न कोस्ट पर 1940 में एक कैलकुलेटेड नाजी हमला था। इस बीच इन बातों ने कप्तान को और भी अधिक गुस्सा कर दिया और वह मान लेता है कि हिस्टोरियन उसके साथ मजाक कर रहे हैं।
फिर वह उन्हें उनकी सीटों पर भेज देता है और उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। अगले सीन में पायलट एक बार फिर प्लेन नीचे उतारता है किसी भी रेडियो सिग्नल को पकड़ने की उम्मीद में। तभी वो एक ब्रिटिश व्यक्ति से कांटेक्ट में आते हैं जो तुरंत कप्तान से खुद को आइडेंटिफाई करने को कहता है। सीपीटी उसे बताता है कि उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है, लेकिन रेडियो पर लड़का निगेल उन पर शक है। उनका मानना है कि हवाई जहाज जो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा हो उसका किसी से रेडियो सिग्नल को पकड़ना इम्पॉसिबल है। C.P.T मदद के लिए निगेल से एक बार और कहता है, लेकिन वो उनकी आइडेंटिटी बारे में श्योर नहीं है। तभी सीपीटी स्ट्रॉन्ग निगेल से तारीख पूछता है और वह जवाब देता है कि यह 17 जून 1940 है। इससे कप्तानों को शॉक लगा और उन्हें रियलाइज होता है कि हिस्टोरियन झूठ नहीं बोल रहे थे। हालांकि वे अभी भी निगेल को यह समझा नहीं पा रहे थे कि वे एक कमर्शियल प्लेन में हैं। परेशान होकर सीपीटी इतिहासकारों को कॉल पर निगेल से बात करने देता है। बेनेट अपनी बुक के माध्यम से किसी स्थान का पता लगाता है और यह भी बताता है कि उन्होंने उस जगह को पार कर लिया है जहां लंकास्ट्रिया डूब गया था। यह सुनकर निगेल चौंक जाता है क्योंकि उसके समय में लैंकेस्ट्रिया अभी भी सक्रिय है। फिर वह अपने सीनियर के पास जाने का डिसाइड करता है और कंफर्म करता है कि क्या वो लोग सच बोल रहे हैं। हवाई जहाज के अंदर एक यात्री कॉकपिट की बातचीत सुन लेता है और वह मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है और अपनी सीट से उठ जाता है। इसके बाद वो सभी के लिए अनाउंसमेंट करता है कि हवाई जहाज किसी तरह 1940 में वापस आ गया है और वे अब फ्रांस के ऊपर हैं। वो ये भी बताता है कि हिटलर की सेना प्रेजेंट में देश पर अटैक कर रही है और वो सबको साथ मिलकर उन्हें रोकने के लिए कहता है। यह सुनकर ज्यादातर यात्री उसे पागल कहते हुए हंसने लगते हैं, पर उनमें से कुछ उसके साथ ज्वाइन होने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रुप प्लेन को हाईजैक करने का डिसाइड करता है, लेकिन उन्हें कुछ अमेरिकी सैनिकों द्वारा रोक दिया जाता है और उनमें लड़ाई छिड़ जाती है और फ्लाइट अटेंडेंट भी लड़ाई में शामिल हो जाती हैं। कुछ देर बाद उन्हें काबू कर लिया जाता है और उन्हें उनकी सीटों से बांध दिया जाता है। इस बीच निगेल ने फिर से कांटेक्ट करता है और बताता है कि उनकी लैंकेस्ट्रिया के बारे में दी गई जानकारी सही थी। उसने यह भी बताया कि उस जानकारी ने उन्हें कई जानें बचाने में मदद की है। अब निगेल सीपीटी पर भरोसा करने लगता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है विमान को लैंड कराने में, लेकिन इसके लिए उन्हें उनकी सही लोकेशन की जरूरत होगी। सीपीटी स्ट्रॉन्ग और हिस्टोरियन उनके स्थान का एक मोटा अनुमान लगाते हैं, लेकिन वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। तब को पायलट आता है और प्लेन की लाइट्स वापस चालू करने को कहता है ताकि वे ब्रिटिश सैनिकों को दिखाई दे सकें। पर अफसोस की बात है कि जैसे ही वह ऐसा करते हैं, जर्मन उन्हें पहले ढूंढ लेते हैं और लड़ाकू विमानों का एक झुंड उनके आसपास आ जाता है। वे प्लेन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसके बावजूद C.P.T स्ट्रॉन्ग घबराता नहीं है और वह हमले से बचने की पूरी कोशिश करता है। फिर वह फाइटर प्लेन को चकमाडन का प्लान बनाता है और 3 की गिनती में वह प्लेन को बहुत तेजी से नीचे गिराता है और जैसे ही वो जमीन से टकराने वाला होता है, वह उसे ऊपर उठा लेता है। जर्मन भी ऐसा ही करते हैं, पर उनके पास सुपीरियर विमान नहीं हैं, इसलिए वे ऊपर उठने में फेल हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। अगले सीन में ये पता चलता है कि डेनियल को हमले के दौरान गोली लग जाती है और विमान इसके अंदर कई होल हो जाते हैं। कैमरून जल्दी से होल को कवर करती है और डेनियल को फर्स्ट एड देते हैं। इसके बाद C.P.T स्ट्रॉन्ग अंत में डरे हुए यात्रियों का सामना करने का डिसाइड करता है। वह फ्लाइट अटेंडेंट को एक को प्लेन संभालने के लिए कहता है। वहां वह पूरी सिचुएशन रिवील करता है और यह भी बताता है कि वे प्लेन को लैंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हाल ही में हुए हमले में विमान के लैंडिंग गियर को नुकसान पहुंचा है, इसलिए उन्हें इसे ठीक करने के लिए कुछ हेल्प की जरूरत पड़ेगी। पहले तो सब चुप रहते हैं, लेकिन जल्द ही 2 लोग, टेरेसा और हेक्टर, हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्दी से तीनों प्लेन के टेल सेक्शन में जाते हैं और जांच शुरू करते हैं। टेरेसा एक इंजीनियर होती है, इसलिए जल्दी से समस्या की पहचान कर लेती है और उसे सुधारना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद वह उसे ठीक कर देती है, लेकिन एक लास्ट प्रॉब्लम है। लैंडिंग गियर किसी चीज से जाम हो गया है और इसे ठीक करने के लिए किसी को वहां नीचे जाकर चीज को हटाना होगा। स्ट्रॉन्ग सीपीटी होने के नाते तुरंत अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हेक्टर जोर देकर कहता है कि वह ऐसा करे क्योंकि कप्तान अधिक इम्पोर्टेंट है और वो धीरे धीरे लैंडिंग गियर में उतरता है और हथौड़े का यूज करके प्रॉब्लम को ठीक करता है। बाद में C.P.T
स्ट्रॉन्ग कॉकपिट में निगेल के साथ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए फिर से जाता है। ऐसा करने के बाद उसे बताता है प्लेन में केवल 80 मिनट का फ्यूल बचा है, इसलिए उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। जब वो बात कर रहे होते हैं, 2 जर्मन प्लेन अचानक एरोप्लेन पर हमला कर देते हैं। इस बार वो मिसाइल फायर करते हैं जो प्लेन की सभी खिड़कियों को उड़ा देता है। सभी यात्री डर जाते हैं। सीपीटी स्ट्रॉन्ग दुश्मनों से बचने के लिए एक और प्लान बनाता है। वह अपने रडार का यूज करता है दुश्मनों को ट्रैक करने के लिए। फिर वह बड़ी चतुराई से जर्मनों को चकमा देता है और उन्हें एक दूसरे से टक्कर करवा देता है। सभी की जान को बचाने के बाद डैनियल को पता चलता है कि वे नीचे उतरते नहीं रह सकते, क्योंकि इससे जर्मनों को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। जब लगता है कि सारी होप खत्म हो गई है तो बेनेट एक थॉट आता है। वह बोलता है हम एरोप्लेन के रडार को निगेल को भेज दें ताकि वह इसका यूज कर सके और सही सलामत हमें लैंड करा सके। कप्तान प्लान को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन उनके पास राजी होने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इसके बाद वो निगेल के साथ फिर से कांटेक्ट करते हैं। वो निगेल को अपने प्लान के बारे में बताते हैं। निगेल हैरान है कि वे अपने सबसे अच्छे हथियार को छोड़ने को तैयार हैं, पर फिर भी वह हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पायलट रडार को एक जगह पर सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके लिए वो तैयारी शुरू कर देते हैं। अगले सीन में फ्लाइट अटेंडेंट अजीब तरीके से लगेज की तलाशी लेने लगती हैं, कुछ यूजफुल चीज खोजने की उम्मीद में जो लैंडिंग को कुशन कर सके। तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें कुछ टॉय पैराशूट देता है जिसे उसने अपने पोते पोतियों के लिए लिया था। इसके बाद वो ड्रॉप की तैयारी शुरू करते हैं। वे जल्दी से रडार को कपड़ों की एक मोटी परत में लपेट देते हैं और इसे पैराशूट के साथ बांध देते हैं। थोड़ी देर के बाद वे बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं, डिवाइस को चेक करते हैं और विमान से बाहर निकालते हैं और निगेल को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। पर पैकेज ठीक स्विस जर्मन सीमा के पास लैंड करता है और इसको पहले नाजी ढूंढ लेते हैं। ठीक उसी समय ब्रिटिश सेना वहां पहुंचती है। दोनों पक्षों के बीच जोरदार मुठभेड़ शुरू हो जाती है। नाजियों को मार दिया जाता है और अंग्रेज पैकेज को निगेल के पास ले जाते हैं। बिना समय बर्बाद किए वह जल्दी से बेस के अंदर रडार को सेट करता है और उसको ऑपरेट करना शुरू करता है। फिर वह सीपीटी का गाइड करता है एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए। इस समय तक विमान ठीक रूप से चल रहा है पर फ्यूल कम है। कप्तान निगेल से जल्द एक लैंडिंग प्लेस ढूंढने को कहता है। निगेल को अचानक रडार पर एक बड़ा ब्लिप दिखाई देता है जिसमें रडार पर कोई भी प्लेन नहीं दिखता है। हैरानी की बात यह है कि इसी ब्लिप और तूफान से वो इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुए थे। यह देखकर C.P.T स्ट्रॉन्ग इसके बीच से जाने सुझाव देते हैं, क्योंकि उनके पास कहीं और उतरने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं है। फिर वह निगेल को अलविदा और उसकी सहायता के लिए धन्यवाद कहता है। इसके बाद वह यात्रियों के लिए अनाउंस करता है कि वे एक और तूफान से गुजरेंगे। सीपीटी स्ट्रॉन्ग फिर खुद को संभालता है और डेनियल के साथ एयरक्राफ्ट को तूफान में ले जाता है। लास्ट में उनका प्लान काम करता है और विमान बर्लिन में प्रेजेंट समय में वापस आ जाता है। स्ट्रॉन्ग वहां के ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट करता है और उनकी लैंडिंग के लिए पूरे रनवे को साफ करने के लिए कहता है। आखिरकार 6 घंटे की भयानक सफर के बाद फ्लाइट IA-42 आखिरकार लैंड करती है। फिल्म के लास्ट सीन में सभी यात्री लैंडिंग का जश्न मनाते हैं और एक एक करके बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद C.P.T स्ट्रॉन्ग भी कॉकपिट से बाहर निकलता है और वही एक बूढ़े आदमी बैठा पाता है जो द रडार सिस्टम दैट सेव्ड यूरोप नामक पुस्तक लिख रहा है। लास्ट में पता चलता है बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद निगेल होता है।